आपके लिए, अपनी कौम, अपनी मिल्लत के लिए उन्होंने न कभी अपनी औलाद की फिक्र की, न कभी अपने घर की फिक्र की जी। यार आज सुबह से लेकर शाम तक आप अपने घर की फिक्र में वक्त गुजारते हैं। मुजाहिदे दौरा ऐसी जात थी जिसने पूरी जिंदगी आपकी फिक्र में गुजार दी। वाह, आपकी फिक्र में गुजार दी। बेशक न उसको जेल की दीवारें रोक सकी, बेशक न हुकूमतों की सख्तियां रोक सकी, बेशक। आज दौर बार बार जिन्होंने मुजाहिदे दौरा को देखा है बार बार याद कर रहे, ऐ काश कि आज हमारे दरमियान मुजाहिदे दौरा होते जो हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आते। जी जी बेशक। भाई साथी एक अकेले खड़े हो जाते, ऐवान भी कांप जाता था। जी जी। पार्लियामेंट के अंदर भी जब वो गरजता तो क्या वो अली की कछार का शेर था। बेशक ऐसा नहीं है घर में कुछ बाहर कुछ ऐवान में कुछ, वो हर जगह एक ही है, कुछ कुछ नहीं है, मुकम्मल है। बिल्कुल बेशक। ये कुछ कुछ वालों को छोड़ो, बेशक उनके अपने अलग अंदाज होते हैं, मुकम्मल ऐवान में भी हैं। अगर आपके खिलाफ वहां कोई गलत डिसीजन हो गया तो वही मुजाहिदे दौरा खड़े हो गए और कहते मुजफ्फर को इसकी परवाह नहीं, मुजफ्फर की ठोकरों में जमाना है। वाह वाह बेशक वाह। ये चीज नहीं चलेगी मैडम, तभी तो कहते हैं मुस्कुरा के देखा तो फरमाते तेरी ये मुस्कुराहट कितनी माना खेज है साथी, सुन ले कफस की तीलियों को काटना हमको भी आता है। वाह 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 है जो मुंह पर बोलते। वाह। और एक बार तकरीर मैंने सुनी उनकी, उस तकरीर में मुझे उनकी जिंदगी नजर आ गई। भाई कहते ना सुनो तो यार अब तो सुनते भी नहीं हो। मेरा नौजवानी का पीरियड था, लेकिन कहते हैं ना जब आप किसी को से मोहब्बत करो यार फिर इस अंदाज में सुनो। नौजवानी का पीरियड था, दो लफ्जों में अपनी जिंदगी बता रहे हैं। अलिफ लाम मीम पर गुफ्तगू कर फरमारे तो उसमें मिसाल दिया उन्होंने, और उस मिसाल में मुझे उनकी जिंदगी नजर आई। वो आपको पेश करता हूं, मेरे जहन में आ गई बात तो आपके सामने रखता हूं। वो फरमाते मिसाल दिया कि अगर मैं एक रुक्के पर जीम और बे लिख दूं, जीम और बे और पर्चा दे दूं, अब जाओ समझते रहो क्या है जी, लगाओ कयास जी। जीम से क्या मुराद, बे से क्या मुराद जी। और जब मेरे घर में वो पर्चा पहुंचा मेरी अलिया के पास, वो समझ गई जी जी। तैयारियां शुरू हो गई, बच्चों को तैयार कर रही हैं जी। बता रही हैं अब अब्बा तुम्हारे आने वाले हैं जी। अब टेलीफोन तो उस दौर में था नहीं, सिर्फ जीम और बे लिख दिया है। उन्हें पता है जब जीम और बे लिखूं तो समझ लेना जेल के बाहर हूं। वाह 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 वाह। ये मिसाल दिया, आप समझ रहे हैं ना जी। तब इतना पर्चा आ गया, हमारी दादी समझ गई तो सारे बच्चों को तैयार कर रही हैं, आज तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, तैयारी शुरू हो रही है। और बेचारा रास्ते भर पर्चा देखता है, या इसका मतलब क्या है, जीब से क्या मुराद, बे से बे अपराध। तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान बात है। जब जिब्रील ने कहा कि ये अलिफ का मैं समझ गया, का लाम का मैं समझ गया, मीम का मैं समझ गया, वाह वाह, जिसके दरमियान बात है वो समझ गए। तो अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान कोड वर्ड है, जैसे हम अपने दरमियान से जी 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 जी। तो आप देखिए मिसालें आदमी वही देता है, बस जो बात ही मेरे कहने का मकसद, मिसालें वही इंसान देता है जिसके वो बहुत करीब होता है, बेशक जो उसकी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होता है वही मिसालें देता है। तो पलट कर फिर दूसरा वही कहा, अगर मैं दूसरा पर्चा भेजूं और उसमें लिख दूं जीम और अलिफ तो मेरे घर वाले समझ जाएंगे कि जेल के अंदर जी
जी में लिख दूं तो जेल के बाहर। ये है उनकी जिंदगी। जी कोई क्राइम नहीं है, जी जी कोई क्राइम नहीं है। जी मैं तो उनकी पूरी फाइल निकलवा के मैंने पढ़ा है। जितने भी दफात लगी हैं वो सब आपके लिए लगी हैं। बेशक। आपकी आवाज, आपके हुकूक, मजहबी मसाइल जब जब हुकूमत की जानिब से कलम गलत चली, वही एक अकेला बंदा है जो खड़ा हो जाता। उसकी इसकी परवाह नहीं थी कि मेरे खिलाफ कितनी दफात लगेंगी और कितने दिन मुझे जेल में रहना पड़ेगा। बेशक। बेबाक होकर, बेबाक होकर। ये थे मुजाहिद दौरान। जी सियासत के मैदान में, जिसको आज के दिन में कीचड़ कहा जाता है, उस मैदान में भी कमल की तरह थे, साफ और सुथरे। लोग एक एमएलए बन जाते हैं तो 6-7 पुश्तों का इंतजाम कर जाते हैं। जी जी और न जाने कितनी हवेलियां बना जाते हैं। मैं तो उम्र के उस हिस्से में हूं कि मैंने कच्चा मकान देखा है। जी और जहां अब आप लोग जाते हैं जो पुख्ता मकान दिखता है वो हाता हुआ करता था, जहां हमारी दादी सब्जियां उगाकर उसी से ही घर का मामला चलता था। जी जी और जिस शहर में आप लोग बैठते हो, जो प्रोग्राम वहां होता है, वो घर हुआ करता था, कच्ची दीवार थी, ठीक है। और जो दालान है अभी भी वो पहले से मौजूद थी। और दालान से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो पहले से मेरे बचपन में भी था। बाकी ये सब कुछ वजूद में मेरे सामने आया। जी 2-2 बार एमपी रहे। जी एक बार एमएलए हो जाता है आदमी तो पता नहीं क्या क्या कर डालता है। ये 2-2 बार एमपी रहे, दबंग एमपी। जी जी हमें किसी मिनिस्टर से भी कुछ कह देते, वो मना नहीं करता, वो डरते थे हमें कहीं ऐसा ना हो इनको जलाल आ जाए जी या ऐसी की तैसी कर देंगे मेरी। जी जी आप समझ रहे हैं, ये उनका अंदाज था। लेकिन आज आपके दरमियान में गाजी दौरा भी आए, रातों दिन मेहनत करते रहे। जी आज उनकी औलादें आपके दरमियान हैं। जी क्या आपको नहीं समझ में आता कि जिसका दादा सियासत के मैदान में 2-2 बार एमपी रहा हो, उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या? जी अगर छोड़ा है तो सिर्फ एक मकान छोड़ा है, जी एक मकान किछौछा का। ये पूरी जिंदगी का उनका असासा है। जी यह है मुजाहिद दौरा। इन्हें कहते हैं मुजाहिद। जी नाम लगाने से नहीं हो जाता भाई कोई। जी जी यह है मुजाहिद दौरा। जमीन अगर है तो वो उनकी अपनी नहीं है, आबाई है। जी जी 1 बीघा खेत भी नहीं खरीदा उन्होंने। जी जी 1 बीघा खेत भी नहीं, 10 मकान नहीं, कुल मिला के 1 मकान। जी ये उनका एसेट है। जी अब उससे अंदाजा लगाइए। और ऐसा भी नहीं कि वैसे खतीब हो कि जिनको जो है लाइन लगा के और एजेंट वगैरह रख के प्रोग्राम की जरूरत पड़े, जी वाह। ऐसे भी नहीं। जी जी कारी अबुल फतेह साहब राजस्थान के हनुमानगढ़, जी वो एक वाकया बताते, सादगी देखो। एमपी थे, जी एमपी थे। जब मुजाहिद दौरा का विसाल हुआ तो बहुत परेशान थे कि क्या होगा, कि हमारा अभी तो मेरे पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो गया और अगले ही साल, चूंकि वो 2 जात से किछौछा से बड़े अटैच थे, सरकार कला के मुरीद थे जी और मुजाहिद दौरा उनके मुकर्रिर थे, उनके तमाम मुरब्बी थे, तमाम मसाइल को वो देखते। तो मैंने कहा क्या हो गया कारी साहब? कहने अब क्या बताऊं मियाँ, मेरे तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो मैंने कहा आपका इतना साथ रहा, कुछ बताइए। ठीक है। तो फरमाया कि मैं एमपी थे और हमने उनको खत भेजा। हम खत ही भेजते तो उस जमाने में, और कुछ तो ने खत भेज दिया कि जलसा है फला तारीख।
आ गए दिन में ही। और बजाय हनफिया वहां मदरसा वहां आने के, चूंकि मैंने लिख दिया था कि नवा में, जगह का नाम लिख दिया था, नवा में जलसा है, तो हजरत वहीं उतरे, रास्ते में ही नवा पड़ता था तो वहीं उतर गए। अब वहां जाने से अच्छा यहीं चले जाएंगे नवा में। अब वहां पहुंच गए। अब उस जमाने में उतना वो लोग जानते नहीं थे, तो अब अचानक पहुंचे तो घबरा गए, ना आसानियां थी। तब उनकी कुछ समझ में नहीं आया क्या करें क्या करें। तो आपने फरमाया कि देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ, रात में भी जलसे में था, फिर सफर करता हुआ यहाँ आया हूँ, तो ऐसा करो ये पेड़ है ना, इसी के नीचे चरपाई बिछा दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, बस कोई बात नहीं। अल्लाह। और फिर वो कारी साहब को इत्तला दे दो। तो उस पेड़ के नीचे चरपाई बिछ गई, थोड़ा सा पानी डाल दिया, और आपने हाथ पे हाथ रखा, तकिया भी नहीं थी, हाथ पे हाथ रखा और सो गए। कारी साहब जब आए, उनको पता लगा, आए तो कहने मैं, आंखों में मेरे आंसू था कि ये अंदाज़े सादगी कहाँ दिखेगी। बेशक एमपी हैं। फिर उन्होंने कई मिसालें दिया कि ये टिकट कराओ, वो टिकट कराओ, ये सब मिसालें भी दी कि ये भी हमारे साथ हुआ है। और एक ये जात थी कि आ गई हमें पता नहीं, और इस अंदाज में सोए। जी। अब आप मुतासिर होते हैं जब तक कुछ करामत न सुन ले। जी जी। वो भी है, सच्चे ही के पास करामत होती है दोस्त। बेशक। करामत इनाम है। जी, कोई जी। सच्चा कैसे इनाम से महरूम रह जाएगा। बेशक बेशक। जिसने सदाकत के साथ जिंदगी गुजारी हो और खिदमत खल्क के साथ जिंदगी गुजारी हो। और खिदमत खल्क की अहमियत यह है कि मेरा मखदूम ये कहता है कि दुनियाए विलायत में कोई मुकाम ऐसा नहीं कि जिस पर रब ने मुझे फाइज न किया हो, पर ये तमाम जो रहमतें रब की मुझ पर नाजिल हुई, सिर्फ इबादत और रियासत की बुनियाद पर नहीं। लफ्ज़ सिर्फ बहुत अहम है। जी जी। सिर्फ इबादत और रियासत की बुनियाद पर नहीं, खिदमत खल्क की बुनियाद पर। तब आ जाओ, जब मैंने देखा है वो बताता हूं। जिसका चश्मदीद गवाह है किसी के अंदर दम, तो कैंसिल कर दे इसको। जी। गवाह खुद हूं। सरकार कला का विसाल रजब, 9 रजब, और अगले साल उर्स होना है। जी। वालिद मोहतरम हुजूर शेख आजम की दरीना ख्वाहिश है कि दादा आवे उर्स में। जी। और उसी वक्त में हजरत की तबीयत खराब हो गई, मुजाहिद दौरा की। जी। करीब 10 दिन हो चुके थे, लगभग। उससे कहा कि जाओ जाके दादा को देखो, क्या होगा भाई, वो नहीं आएंगे, उनका आना जरूरी है। जी। और ऐसे हालात थे कि उनका आना जरूरी है। मैं गया हॉस्पिटल में, निशात हॉस्पिटल में थे। मैं वहां पहुंचा, सलाम दुआ हुई। मैंने कहा दादा अब्बू ने भेजा है। हाँ बाबू बताओ। मैंने कहा वो किछौसा जाने के लिए। पहले जाओ इजहार से कहना मैं आऊंगा, इजहार से कहना मैं आऊंगा, परेशान ना हो, मैं पहुंचूंगा। तो दादी भी थी, तो दादी ने कहा देव बाबू कुछ खाया नहीं है, खा ही नहीं रहे, देखो तुम कोशिश करो। तो मैंने कहा दादा, तब मैं अपना, चूंकि मुंह लगा हुआ था, मैं अपने बड़ों के ये तो करता ही था, मुझे नेमतें चाहिए थी, तो मैंने हमेशा हर बड़ों के साथ मुंह लगा रहता था, थोड़ा हंस बोल लेता था। ऐसी हंसी बोली और चूतियों के सीधी करने में ही जो कुछ भी है बस यही है, जो कुछ भी है बस यही है। तो ब्रादरा ने मिल्लत इस्लाम में मैंने हंस के कहा दादा क्या आएंगे आप? क्यों? और मुजाहिद को जोश आ गया, क्यों? शेर गुर्राया, क्यों? मैं दादा कुछ तो खा नहीं रहे 3-4 दिन से, तो बिना खाए पिए कैसे आ जाएंगे, कमजोर तो हो गए, अब पैर भी नहीं उठा पा रहे, कैसे आएंगे? खाइए फिर पहले, तब खाएंगे ना, तभी तो आएंगे कल आप। कहने जाओ इजहार से कहना मैं आऊंगा। दादा खा तो लीजिए, कुछ तो हो। तो मैंने 1 चम्मच उनको दिया, मेरा दिल रखा।
जब दूसरा चाहा तो नहीं, कहने तुमने कहा मैंने ले लिया बस। तो तेवर तो मैं जानता था भाई, बचपन से देख रहा था, समझ गया नहीं। और मैं वहां से रवाना हुआ 7 रजब रात में यह बात हो गई। और मैं तो ना उम्मीद था, पर उनका जो तेवर है कहने का, उसी अंदाज में, जाओ इजहार से कहना, परेशान ना हो, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मैं आया, वाली साहब ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा अब्बू तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है, पर दादा ने ये कहा है कि मैं आऊंगा। अब 8 है, 9 को आए, जो कहा था वो किया, आए, और जो काम के लिए आना था वो भी कर दिया। वाह सुभान। ना आते तो एक बहुत बड़ा फितना पैदा हो जाता, जी और इनके आने से ही वो फितना खत्म होता। तभी शेख आजम कहते तो उनका आना जरूरी है। और यहाँ से क्या कह रहे हैं? मैं आऊंगा जरूर, इजहार से कहना, फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा। वाह वाह सुभान। मैं आऊंगा और कुछ नहीं होगा। तो वाकई वो आए भी और कुछ भी नहीं। वाह।